कभी सोचा है कि पानी को हमेशा H2O ही क्यों लिखते हैं, या नमक को NaCl? असल में ये सब H2O, NaCl ये केमिकल फॉर्मूले, केमिस्ट्री की एक अपनी जुबान है, एक यूनिवर्सल भाषा। और आज हम इसी भाषा की ABC सीखने वाले हैं ताकि ये हमें भी समझ आने लगे। तो शुरुआत एक सवाल से करते हैं। अगर पानी H2O है तो फिर हाइड्रोजन सल्फाइड H2S क्यों है? H और S को मिलाकर HS क्यों नहीं? आखिर ऑक्सीजन और सल्फर में ऐसा क्या फर्क है? बस यही वो पहेली है जिसे हम आज मिलकर सुलझाने वाले हैं। चलिए, तो इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। इसका जवाब छिपा है केमिस्ट्री के एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट में, जिसे कहते हैं संयोजकता। यही वो ब्लूप्रिंट है जिसके हिसाब से सारे मॉलिक्यूल्स यानी अणु बनते हैं। तो ये संयोजकता आखिर है क्या चीज़? देखिए, बहुत आसान भाषा में ये किसी भी एलिमेंट की जुड़ने की ताकत है। आप ऐसा सोचिए कि हर एटम के पास कुछ हाथ होते हैं जिनसे वो दूसरे एटम्स को पकड़ता है। बस यही वो चाबी है जिससे सारे फॉर्मूले बनते हैं। और इन फॉर्मूलों को बनाने के लिए हमारे पास एक बड़ी मज़ेदार और पावरफुल ट्रिक है जिसे कहते हैं क्रिस क्रॉस मेथड। अब से मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमारा मेन टूल यही होगा। और ये कमाल का आसान है। हाँ, बस 3 सिंपल से स्टेप्स हैं। पहला, जिन एलिमेंट्स को जोड़ना है उनके सिंबल यानी प्रतीक लिखिए। दूसरा, हर सिंबल के नीचे उसकी संयोजकता यानी जुड़ने की ताकत लिखिए। और तीसरा और सबसे मजेदार स्टेप, उनकी पानी से ही शुरू करते हैं। इसका मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हमें बस इसके अंदर जितने भी एटम्स हैं उनके एटॉमिक मास को जोड़ देना है। देखिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1U और पानी में हाइड्रोजन के 2 एटम हैं तो कुल हो गया 2U। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16U और उसका एक ही एटम है तो बस 2 और 16 को जोड़ दीजिए, पानी का मॉलिक्यूलर मास आ गया 18U। अब बारी है आयोनिक कंपाउंड की। और याद है ना, तरीका एकदम वही है, बस नाम अलग है, फॉर्मूला यूनिट मास। चलिए कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 का वजन निकाल दें। यहां पर कैल्शियम का एटॉमिक मास है 40U, क्लोरीन का होता है 35.5U और हमारे पास इसके 2 एटम हैं तो ये हो गया 71U। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, 40 और 71, और हमें मिलता है 111U। ये है कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला यूनिट मास। तो फटाफट से रिवाइज कर लें कि आज हमने क्या क्या सीखा। पहली चीज, संयोजकता किसी भी एलिमेंट की जुड़ने की ताकत है। दूसरी, क्रिस क्रॉस मेथड फॉर्मूले लिखने की एक सुपर इजी ट्रिक है। तीसरी, पॉलीएटॉमिक आयंस एक टीम की तरह काम करते हैं। और आखिर में हम किसी भी मॉलिक्यूल का वजन उसके एटम्स के वजन को जोड़कर निकाल सकते हैं। तो अब जब हमारे पास ये ताकत है कि हम मॉलिक्यूल्स को बना भी सकते हैं और तौल भी सकते हैं, तो जरा सोचिए, इस जानकारी से हम इस दुनिया के और कितने राज खोल सकते हैं। ये ज्ञान असल में एक पूरी नई दुनिया के दरवाजे खोलता है। कभी सोचा है हमारे आसपास की हर चीज, हवा, पानी, अरे हम खुद भी आखिर किस चीज से बने हैं? तो चलिए आज इसी बुनियादी सवाल के जवाब की खोज में निकलते हैं और उस अनदेखी दुनिया की सैर करते हैं जहां असलियत के सबसे छोटे हिस्से छिपे हैं। देखिए, ये वो सवाल है जो इंसान ना जाने हजारों सालों से खुद से पूछता आ रहा है। ये सिर्फ कोई साइंटिफिक सवाल नहीं है, ये तो अपने वजूद की जड़ तक पहुंचने की एक कोशिश है। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस खोज का आगाज आखिर हुआ कहाँ से। सोचिए, उस जमाने की बात है जब कोई साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट नहीं था, कोई लैब नहीं थी। तब ये आइडिया सिर्फ और सिर्फ फिलोसोफर्स यानी दार्शनिकों के दिमाग में आया। और आइडिया बड़ा ही सिंपल लेकिन गहरा था। क्या होगा अगर हम किसी भी चीज को बस तोड़ते जाएं और तोड़ते जाएं? क्या कभी कोई ऐसा पॉइंट आएगा, कोई ऐसा कण जिसे और छोटा नहीं किया जा सकता? और जानते हैं सबसे मजेदार बात क्या है? कि दुनिया के 2 अलग-अलग कोनों में करीब-करीब एक ही वक्त पर बिल्कुल एक जैसा आइडिया जन्म ले रहा था। भारत में थे महर्षि कणाद, जिन्होंने इसे नाम दिया परमाणु, मतलब परम अणु, यानी वो कण जिसे और न तोड़ा जा सके। और उधर प्राचीन ग्रीस में डेमोक्रिटस ने इसे कहा एटमॉस, जिसका मतलब भी ठीक यही था, जिसे काटा न जा सके। कमाल है ना? पर यह था तो बस एक ख्याल ही, एक फिलोसॉफिकल आइडिया। इसे साबित करने का, इसे सच दिखाने का कोई तरीका ही नहीं था। तो पूरे 2000 साल तक, जी हाँ 2000 साल तक परमाणु का ये आइडिया सिर्फ किताबों और बहसों में जिंदा रहा, लैब तक पहुंच ही नहीं पाया। पर फिर आई 18वीं सदी और सब कुछ बदलने वाला था। तो चलिए अब कहानी में थोड़ा आगे चलते हैं।
उस दौर में जब केमिस्ट्री सिर्फ देखने और अंदाजा लगाने का खेल नहीं रही, अब साइंटिस्ट ने चीजों को नापना और तौलना शुरू कर दिया था। मतलब अब केमिस्ट्री एक क्वांटिटेटिव साइंस बन रही थी। और बस यहीं से मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी की बुनियाद पड़नी शुरू हुई। अब ये जो स्क्रीन पर एक बड़ा ही सिंपल सा दिखने वाला एक्सपेरिमेंट है ना, इसने पदार्थ यानी मैटर के बारे में हमारी पूरी सोच बदल कर रख दी। ये उन एक्सपेरिमेंट्स में से एक था जिसे एंटोनी लवोइसियर ने किया था। पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने बड़ी ही सावधानी से केमिकल रिएक्शंस के पहले और बाद में चीजों को तौलना शुरू किया। तो ये काम कैसे करता था? देखिए, बहुत आसान है। पहले 2 केमिकल्स लिए, मान लीजिए X और Y, और उन्हें एक बंद फ्लास्क में रखा, लेकिन अलग अलग। फिर पूरे फ्लास्क को तौल लिया। फिर फ्लास्क को बस थोड़ा सा झुका दिया ताकि दोनों केमिकल्स मिल जाएं और उनके बीच एक रिएक्शन हो। और फिर से उसे तौला। और नतीजा, अरे वाह, वजन बिल्कुल वही का वही रहा। 1 ग्राम भी इधर से उधर नहीं हुआ। और इसी शानदार ऑब्जर्वेशन से निकला एक क्रांतिकारी नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसका सीधा सा मतलब ये है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में न तो कोई चीज बनती है और न ही खत्म होती है। जो एटम्स पहले थे वो बाद में भी रहते हैं, बस उनकी जोड़ी बदल जाती है, वो रीअरेंज हो जाते हैं, कुछ भी गायब नहीं होता। अच्छा, इसके ठीक बाद एक और बड़ा मजेदार नियम सामने आया जिसे दिया जोसेफ प्राउस्ट ने। उन्होंने पता लगाया कि जितने भी कंपाउंड्स होते हैं ना, उनकी एक फिक्स्ड रेसिपी होती है। जैसे कि पानी का सबसे अच्छा उदाहरण है। अब पानी चाहे नदी का हो, बारिश का हो या लैब में बना हो, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के वजन का अनुपात यानी मास का रेशियो हमेशा 1:8 ही रहेगा। इसी को कहा गया लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, यानी स्थिर अनुपात का नियम। तो अब देखिए, हमारे पास 2 बड़े नियम तो आ गए थे। एक कि कुछ भी गायब नहीं होता, और दूसरा कि हर कंपाउंड की एक फिक्स्ड रेसिपी होती है। लेकिन सवाल अब भी वही था, आखिर ऐसा क्यों होता है? इन नियमों के पीछे की वजह क्या है? और इस पहेली को सुलझाने के लिए कहानी में एंट्री होती है एक ब्रिटिश केमिस्ट की, और ये है जॉन डाल्टन। डाल्टन ने ही वो कमाल का काम किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने हजारों साल पुराने उस दार्शनिक विचार को, परमाणु वाले आइडिया को उठाया और उसे लेवोजियर और प्राउस्ट की नए साइंटिफिक नियमों के साथ जोड़ दिया, और इन सबको मिलाकर तैयार हुई केमिस्ट्री की पहली कॉम्प्रिहेंसिव एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन के मुख्य आइडियाज क्या थे? चलिए फटाफट देखते हैं। पहला तो ये कि हर चीज एटम्स यानी परमाणुओं से बनी है, सिंपल। दूसरा, ये एटम्स अविभाज्य हैं, मतलब इन्हें न बना सकते हैं न ही मिटा सकते हैं। और देखिए, यही तो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का सीधा सा जवाब। तीसरा, कि एक एलिमेंट के सारे एटम्स, मान लीजिए सोने के सारे एटम्स, वो बिल्कुल एक जैसे होंगे, वजन में भी और अपनी प्रॉपर्टीज में भी। लेकिन सोने और चांदी के एटम्स अलग अलग होंगे। और चौथा, और ये बहुत जरूरी है, कि एटम्स जब मिलकर कंपाउंड बनाते हैं तो वो हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो में जुड़ते हैं। और बूम, यही तो वजह है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस की। तो डाल्टन का जीनियस इसी बात में था। उन्होंने सिर्फ क्या होता है नहीं बताया, उन्होंने बताया क्यों होता है। उन्होंने एक ऐसा मॉडल दिया जिसने उन दोनों नियमों को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस को परफेक्टली एक्सप्लेन कर दिया। अब अचानक से वो नियम सिर्फ ऑब्जर्वेशंस नहीं रह गए थे, अब वो एक गहरी सच्चाई के नतीजे लग रहे थे। और इसी के साथ जो एटम का आइडिया हजारों साल से सिर्फ एक फिलॉसफी था, वो अब साइंस बन चुका था। ठीक है, तो थ्योरी की बात तो हो गई, लेकिन ये एटम असल में है क्या? कैसा दिखता है? कितना बड़ा है? चलिए अब जरा इन छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स की असलियत को समझने की कोशिश करते हैं। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक दीवार और उसकी ईंट। जैसे एक दीवार की सबसे छोटी लेकिन सबसे जरूरी इकाई एक ईंट होती है, वैसे ही किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है एक एटम। ये वो सबसे छोटा कण है जिसमें उस पदार्थ के सारे गुण मौजूद होते हैं, और यही वो यूनिट है जो केमिकल रिएक्शंस में हिस्सा लेती है। हम सब जानते हैं एटम बहुत बहुत छोटा होता है, लेकिन आखिर कितना छोटा? क्या हम सोच भी सकते हैं कि वो कितना छोटा है? चलिए एक अंदाजा लगाते हैं। एक एटम का साइज लगभग 1 नैनोमीटर होता है। अब नैनोमीटर क्या है? ये 1 मीटर का 1 अरबवां हिस्सा है, 10⁻⁹ मीटर्स।
अगर अभी भी समझ नहीं आया तो इसे ऐसे सोचिए, अगर एक एटम को बड़ा करके एक सेब के बराबर कर दिया जाए तो वो असली सेब हमारी पूरी पृथ्वी के बराबर हो जाएगा। मतलब ये हमारी सोच से भी कहीं कहीं ज्यादा छोटे हैं। तो ठीक है, हमने ये पूरी कहानी देखी, पुराने ख्याल से लेकर डाल्टन की थ्योरी तक। लेकिन इस सब का मतलब क्या है? ये इतना जरूरी क्यों है? चलिए इसे समझते हैं। बात बहुत सीधी है। एटम के इस आइडिया के बिना आज की मॉडर्न केमिस्ट्री होती ही नहीं। आज हम जो दवाइयां बनाते हैं, जो नए नए मटेरियल्स डेवलप करते हैं, हर एक चीज इसी बुनियादी बात पर टिकी है कि दुनिया एटम से बनी है और वो एटम्स एक खास तरीके से बर्ताव करते हैं। ये एक तरह से हमारी फिजिकल दुनिया को समझने की भाषा है। और अब जाते जाते एक सवाल। डाल्टन की थ्योरी की सबसे बड़ी बात ये थी कि एटम अविभाज्य है, उसे और तोड़ा नहीं जा सकता। ये वही बात थी जो डेमोक्रिटस और महर्षि कणाद ने हजारों साल पहले कही थी। लेकिन क्या डाल्टन सही थे? क्या एटम सच में आखिरी मंजिल है? या क्या उस नन्हे से कण के अंदर एक और पूरी की पूरी दुनिया छुपी हुई है? बस इसी सवाल ने साइंस में अगली सबसे बड़ी क्रांति की शुरुआत की। कभी सोचा है कि जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो पानी हम पीते हैं, या दूर आसमान में चमकते तारे, ये सब कुछ सिर्फ कुछ ही तरह के बेसिक पार्टिकल्स से कैसे बन जाता है? आज हम ब्रह्मांड की इसी सबसे बड़ी रेसिपी के पीछे के नियमों को समझने वाले हैं। अच्छा, एक सवाल है, पानी का फॉर्मूला H2O ही क्यों होता है? HO या H3O क्यों नहीं? ये सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं है, ये एक नियम है, एक कॉस्मिक रूल जो इस पूरे यूनिवर्स में हर जगह काम करता है। तो चलिए इस नियम के पीछे की कहानी को जानते हैं। तो देखिए, हर चीज की कहानी शुरू होती है एक परमाणु यानी एक एटम से। ये किसी भी तत्व का सबसे छोटा लेकिन सबसे पावरफुल हिस्सा होता है। आप इसे यूनिवर्स का लेगो ब्लॉक समझ सकते हैं। इन्हीं से सब कुछ बनता है। असल में परमाणु बहुत छोटे होते हैं, लेकिन ज्यादातर परमाणु अकेले रहना पसंद नहीं करते। वो हमेशा दूसरे परमाणुओं के साथ मिलकर एक टीम बनाने की कोशिश करते हैं, और उनकी इसी आदत से केमिस्ट्री की पूरी कहानी शुरू होती है। तो चलिए अब देखते हैं कि जब ये लेगो ब्लॉक्स यानी ये परमाणु एक दूसरे से जुड़ते हैं तो क्या होता है। जब दो या दो से ज्यादा परमाणु आपस में केमिकली जुड़ जाते हैं तो वे एक अणु यानी एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये किसी भी चीज की सबसे छोटी पहचान है जो आजादी से रह सकती है। मिसाल के तौर पर पानी की एक बूंद में अरबों खरबों पानी के अणु होते हैं और हर एक अणु में पानी की सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। पर मजे की बात यह है कि कुछ तत्व जैसे हीलियम अकेले घूमना पसंद करते हैं, लेकिन कुछ जैसे कि ऑक्सीजन हमेशा एक दोस्त के साथ यानी जोड़ी में ही रहते हैं, और इसी को हम कहते हैं एटॉमिसिटी, मतलब एक अणु में कुल कितने परमाणु हैं। जैसे देखिए, हीलियम अकेला रहता है इसलिए उसे मोनोएटॉमिक कहते हैं। ऑक्सीजन हमेशा दो के जोड़े में रहता है तो वो हो गया डायटॉमिक। और फॉस्फोरस तो और भी सोशल है, वो 4 की पूरी टीम बनाकर रहता है। ठीक है, अभी तक तो हम एक ही तरह के परमाणुओं की बात कर रहे थे, लेकिन असली मजा तो तब आता है जब अलग अलग तरह के परमाणु जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक साथ आते हैं। तब बनते हैं यौगिक यानी कंपाउंड्स। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प नियम काम करता है। ये हमेशा एक तय अनुपात में ही जुड़ते हैं। जैसे पानी में, चाहे वो कहीं का भी हो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वजन से अनुपात हमेशा 1:8 ही रहेगा। ये एक ऐसा नियम है जो कभी नहीं बदलता। अब हमारी कहानी में एंट्री होती है एक नए और बहुत ही एक्साइटिंग किरदार की, आयन। ये चार्ज वाले पार्टिकल्स हैं जो केमिस्ट्री को और भी मजेदार बना देते हैं। आयन सीधे सीधे कहें तो एक चार्ज वाला कण है, या तो उस पे पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव, और यही चार्ज यही तय करता है कि वो दूसरे कणों के साथ कैसे बर्ताव करेगा, दोस्ती करेगा या दुश्मनी। तो हमारे पास दो तरह के आयन हैं, धनायन जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और ऋणायन जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है। और होता क्या है? ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, बिल्कुल दो चुंबक के सिरों की तरह। ये एक दूसरे की तरफ खिंचते हैं और इसी खिंचाव से नए नए यौगिक बनते हैं। तो अब जब हम इन सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स को जान गए हैं तो चलिए अब वो भाषा सीखते हैं जिसमें इन यौगिकों की रेसिपी लिखी जाती है। एक रासायनिक सूत्र या केमिकल फॉर्मूला बिल्कुल एक रेसिपी की तरह है, जैसे H2O। ये हमें साफ साफ बता रहा है कि पानी बनाने के लिए हाइड्रोजन के 2 हिस्से और ऑक्सीजन का 1 हिस्सा चाहिए,
ये हमें एकदम सटीक बताता है कि क्या और कितना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि परमाणुओं को ये कैसे पता चलता है कि उन्हें किससे और कितने परमाणुओं से जोड़ना है? इसका राज छुपा है वैलेंसी में, यानी उनकी संयोजन क्षमता में। वैलेंसी को आप ऐसे समझ सकते हैं कि किसी परमाणु के पास दूसरे परमाणुओं को पकड़ने के लिए कितने हाथ हैं। कुछ के पास एक हाथ होता है, कुछ के पास दो, और इसी से तय होता है कि वो कितने और कैसे जुड़ेंगे। और ये टेबल, ये समझ लीजिए कि हमारी मास्टर की है, एक तरह का इंस्ट्रक्शन मैनुअल। ये हमें बताती है कि किस आयन के पास कितने हाथ हैं, मतलब किसकी कितनी संयोजन शक्ति है। इसे समझ लिया तो कोई भी रासायनिक सूत्र लिखना बहुत आसान हो जाता है। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र लिखते हैं। पहला स्टेप, दोनों के सिंबल लिखो, Ca और O। दूसरा स्टेप, उनके चार्ज लिखो, Ca पर है 2+ और O पर 2-। अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा। इन नंबरों को क्रिस क्रॉस कर दो, मतलब Ca के साथ 2 और O के साथ भी 2, तो हमें मिला Ca2O2। और आखिर में हम इस अनुपात को सरल कर देते हैं, तो हमें मिलता है CaO। देखा, है ना आसान? ये सोचना ही कितना कमाल का है ना कि ब्रह्मांड की इतनी सारी चीजें, इतने सारे रंग, इतने सारे रूप, सब बस कुछ गिने चुने और सिंपल से नियमों पर चल रहे हैं। यही तो केमिस्ट्री की सबसे खूबसूरत बात है। तो आज हमने रासायनिक संयोजन के इन नियमों को सीखा। अब जब ये मास्टर की हाथ लग गई है, तो सोचिए और कौन-कौन से यौगिकों के फॉर्मूले लिखे जा सकते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर और अगली बार तक सीखते रहिए। आज हम बात करने वाले हैं परमाणुओं की दुनिया की और उसके एक बहुत बड़े रहस्य के बारे में। आखिर इंसानों ने उन चीजों के लिए एक भाषा कैसे बना ली जिन्हें हम देख भी नहीं सकते। ये कहानी है उस अदृश्य दुनिया को समझने की, उसे नाम देने की, और ये बड़ा मजेदार सफर है। जरा सोचिए, एक ऐसी चीज जिसे आप देख भी नहीं सकते, उसे नाम कैसे देंगे, उसे मापेंगे कैसे? यही वो सवाल था जिसने वैज्ञानिकों को सदियों तक परेशान किया। मतलब, अगर दुनिया की हर चीज इन्हीं छोटे-छोटे न दिखने वाले कणों से बनी है, तो उनके बारे में बात कैसे करें, उन्हें पहचाने कैसे? चलिए देखते हैं कि इस पहेली को कैसे सुलझाया गया। पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये चुनौती कितनी बड़ी थी। एक हाइड्रोजन एटम इतना छोटा होता है, इतना छोटा कि एक सुई की नोक पर खरबों, जी हां, खरबों एटम समा सकते हैं। तो जब आप इतने छोटे लेवल पर काम कर रहे हो ना, तो हमारे रोजमर्रा के नियम कानून वहां काम नहीं करते। तो साइंटिस्ट ने शुरुआत की कहां से? सबसे पहली और सबसे बड़ी जरूरत थी पहचान की, एक आइडेंटिटी की। मतलब इस अदृश्य दुनिया के जो अनगिनत किरदार हैं, जो एटम्स हैं, उन्हें अलग अलग नाम कैसे दें? अच्छा, तो शुरुआती कोशिशों में से एक कोशिश थी जॉन डाल्टन की। उनका आइडिया बड़ा दिलचस्प था। उन्होंने सोचा क्यों ना हर एलिमेंट के लिए एक अनोखा चित्र या सिंबल बना दिया जाए। जैसे हाइड्रोजन के लिए एक तरह का गोला, तो कार्बन के लिए कुछ और। अब देखिए, आइडिया तो बड़ा क्रिएटिव था, पर इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। जैसे जैसे नए एलिमेंट्स की खोज हो रही थी, ये सिस्टम कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल नहीं रहा। जरा सोचिए, 50 या 100 एलिमेंट्स के लिए अलग अलग चित्र याद रखना कितना मुश्किल हो जाता। विज्ञान को एक बेहतर, एक स्मार्ट तरीके की जरूरत थी। और फिर आया एक बहुत ही सिंपल लेकिन क्रांतिकारी आइडिया, जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक ऐसा आइडिया जिसने केमिस्ट्री की भाषा को हमेशा हमेशा के लिए एकदम आसान बना दिया। तो मुश्किल मुश्किल चित्रों की जगह साइंस ने लेटर्स की सादगी को अपनाया, और ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। इसने केमिस्ट्री को दुनिया भर के साइंटिस्ट के लिए एकदम आसान और एक्सेसिबल बना दिया। अच्छा, अब इस नए सिस्टम को दुनिया भर में एक जैसा रखने के लिए एक संस्था बनाई गई, जिसका नाम है द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, या शॉर्ट में कहे तो IUPAC। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये केमिस्ट्री की दुनिया की रूल बुक लिखने वाली ग्लोबल संस्था है। और पता है, इस सिस्टम की खूबसूरती इसकी सादगी में ही है। नियम इतने सिंपल हैं कि कोई भी इन्हें आराम से समझ सकता है और इस्तेमाल कर सकता है। बस 1 या 2 लेटर का सिंबल होगा, पहला लेटर हमेशा कैपिटल और दूसरा अगर हुआ तो स्मॉल, बस इतना ही। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे हाइड्रोजन, उसके इंग्लिश नाम से लिया H, पर मजे की बात यह है कि कुछ सिंबल्स उनके लैटिन नामों से आते हैं। जैसे आयरन यानी लोहे को लैटिन में कहते हैं फेरम, तो उसका सिंबल बन गया Fe। और सोडियम को कहते हैं नेट्रियम, इसलिए उसका सिंबल है Na। है ना कमाल की बात?
चलिए ठीक है, नाम रखने की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, पर अब एक और उससे भी बड़ी चुनौती सामने आकर खड़ी हो गई। इन न दिखने वाले पार्टिकल्स को, इन एटम्स को तौलें कैसे? अब ये सुनने में ही एक नामुमकिन काम जैसा लगता है ना? आखिरकार कोई ऐसी चीज जिसे देखा तक नहीं जा सकता, उसे तराजू पर कैसे रखेंगे? इसके लिए एक बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही चतुर सॉल्यूशन की जरूरत थी। और वो सॉल्यूशन मिला एक जबरदस्त आइडिया में। आइडिया ये था कि एटम्स को सीधे सीधे तौलने के बजाय क्यों ना उनकी एक दूसरे से तुलना की जाए, उन्हें एक दूसरे के मुकाबले में तौला जाए। और यहीं से जन्म हुआ रिलेटिव मास या सापेक्ष द्रव्यमान के कॉन्सेप्ट का। इसे समझने के लिए एक मजेदार उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक फल बेचने वाले के पास किलो वाले बाट नहीं हैं, तो वो क्या करता है? वो एक तरबूज को अपना स्टैंडर्ड मान लेता है, कह देता है कि ये 12 यूनिट का है, और फिर बाकी सारे फल उसी तरबूज के मुकाबले में तौलता है। बस यही है रिलेटिव मास का सिंपल सा सिद्धांत। तो सवाल ये है कि एटम्स की दुनिया का वो तरबूज क्या बना? साइंटिस्ट ने किस एलिमेंट को अपना अल्टीमेट स्टैंडर्ड चुना जिससे बाकी सबको तौला जा सके? तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास उसका असली वजन नहीं है, बल्कि ये उस चुने हुए स्टैंडर्ड एटम की तुलना में उसका वजन है। ये एक तरह का कंपैरिजन है, एक तुलनात्मक माप। और वो स्टैंडर्ड बना कार्बन 12। पर सवाल उठता है, कार्बन 12 ही क्यों? भाई इसलिए क्योंकि ये नेचर में काफी मात्रा में मिलता है और बहुत स्टेबल यानी स्थिर है। तो ये एक भरोसेमंद रेफरेंस पॉइंट बन सकता था। अच्छा, इस नए स्टैंडर्ड के साथ ही एक नई यूनिट का भी जन्म हुआ, जिसे हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट, और इसे U से दिखाते हैं। तो 1U का क्या मतलब है? इसका मतलब है एक कार्बन 12 एटम के वजन का ठीक 12वां हिस्सा, 1/12। ये एक सिंपल सा लेकिन बहुत ही पावरफुल आइडिया था, जिसने केमिस्ट्री में कैलकुलेशन को बहुत बहुत आसान बना दिया। इस सिस्टम के आने से आखिरकार हम अलग अलग एटम्स के मास की तुलना कर सकते थे। जैसे हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास है लगभग 1U, वहीं ऑक्सीजन उससे करीब करीब 16 गुना भारी है, यानी 16U। अब साइंटिस्ट के पास एक मजबूत, एक कंसिस्टेंट स्केल था। तो देखा, ये थीं दो बड़ी बड़ी समस्याएं और उनके कितने शानदार और सिंपल सॉल्यूशंस। एटम्स की पहचान कैसे करें? उसके लिए सिंबल्स का यूनिवर्सल सिस्टम। और एटम्स को तौले कैसे? उसके लिए रिलेटिव मास का यूनिवर्सल स्टैंडर्ड। अब साइंटिस्ट के पास एटम से बात करने, उन्हें मापने, सबके लिए एक पूरी भाषा थी, एक पूरा पैमाना था। तो अब केमिस्ट्री के अक्षर भी थे और उसकी संख्याएं भी। इन बेसिक टूल्स के हाथ में आने से केमिस्ट्री की पूरी दुनिया खुल गई, और फिर हुई अनगिनत खोजें और आविष्कार। और ये सब कुछ परमाणुओं की इसी सिंपल सी भाषा से शुरू हुआ, जो आज भी साइंस की नींव है। तो अब सवाल यह है कि इन अक्षरों और संख्याओं से हम कौन से वाक्य लिख सकते हैं?